हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी लेकर। दोस्तों आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना निगांव के गांव भगवानगंज के रहने वाले सरकारी नौकरी से रिटायर्ड सत्यनारायण की। कैसे सत्यनारायण की हत्या उनकी बहू ने बेरहमी से कर दी। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। सत्यनारायण की बहू रागिनी, जो कि जिला रायबरेली के थाना बछरावा के गांव भक्तिन खेड़ा की रहने वाली थी। 14 जून 2012 को सत्यनारायण के बेटे दिलीप के साथ उसकी शादी हुई थी। उसका मायका ससुराल के नजदीक ही था, इसलिए अक्सर उससे मिलने के लिए घर के ही नहीं गांव के लोग भी आते रहते थे। सत्यनारायण ने अपनी बहू से कहा, जब तुम्हारा पति बाहर होता है तो मायके के ऐसे लोगों को घर में ना रोका करो जो तुम्हारे बहुत करीबी ना हो। देखने वाले को यह अच्छा नहीं लगता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ससुर की बात का जवाब देते हुए रागिनी ने कहा, पिताजी मायके के लोग हमसे मिलने पहले भी आते थे, जब पहले नहीं रोका तो अब उन्हें कैसे रोक सकते हैं। अगर किसी को आने से मना करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और रही बात गांव वालों की तो उनका क्या है, वे तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। दरअसल पहले सत्यनारायण को बहू के मायके से कोई आता था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 10 महीने पहले उनकी पत्नी कलावती की मौत हो गई थी तो घर में रागिनी अकेली ही रह गई। 61 साल के सत्यनारायण 1 साल पहले ही नौकरी से रिटायर हुए थे। रागिनी की 1.5 साल का बेटा भी था। रागिनी का पति दिलीप उन्नाव जिले के जुनाबगंज के एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करता था। बहू के अकेली होने की वजह से सत्यनारायण को किसी से उसका मिलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह बहू को बार बार मना करते थे कि वह अपने मायके वालों को अपने घर में ना रोके। उन्होंने कहा, बहू गांव वालों को सबसे अधिक ऐतराज मोनू के आने पर है, उसी को लेकर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। वह गांव के दूसरे लोगों के पास बैठकर उल्टी सीधे बातें भी करता है। दरअसल मोनू रागिनी का दोस्त है जो कि अक्सर उससे मिलने आया करता था। इस कारण से गांव में तरह तरह की बातें बन रही थी और सत्यनारायण को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रागिनी ने इसका गुस्से से जवाब देते हुए कहा, पिताजी गांव वालों के पास तो कोई काम दाम होता नहीं है, इसलिए वे दूसरों के घरों में झांकते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरों के बारे में बातें बनाने में उन्हें मजा आता है। रागिनी ने ऐसा गुस्से में कहा। उसके बात करने से तरीके से सत्यनारायण समझ गए थे कि रागिनी उनकी बात मानने वाली नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर ससुर बहू के बीच मतभेद बढ़ने लगे। फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। यह बात बढ़ी तो गांव वालों को भी यह बात पता चल गई थी। रागिनी ने यह बात अपने दोस्त मोनू को बताई। मोनू जिला रायबरेली की तहसील महाराजगंज के गांव पारा के रहने वाला था। रागिनी ने मोनू से कहा, मोनू तुम्हारे आने से मेरे ससुर को परेशानी होती है। उन्हें गांव वालों से पता चला है कि मेरे और तुम्हारे बीच गलत संबंध है। मोनू ने कहा, यह तो चिंता वाली बात है, अब हम कैसे मिल पाएंगे, लगता है हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। तब रागिनी ने जवाब देते हुए कहा, रास्ता क्या निकालना है, हमने उनसे साफ साफ कह दिया है कि हम गलत नहीं है, इसलिए मैं किसी को घर आने से नहीं रोक सकती। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 साल की रागिनी देखने में वो सुंदर तो नहीं थी, पर वह मोनू के साथ लंबे समय से रह रही थी, इसलिए दोनों के बीच नाजायज रिश्ते बन गए थे। रागिनी की शादी के बाद भी वह उससे मिलने के लिए उसके ससुराल अक्सर आता था। रागिनी की सास की मौत हो गई थी तो उसका आना जाना बढ़ गया था। उसका पति दिलीप नौकरी की वजह से अधिकतर बाहर ही रहता था। वह घर में अकेली होती थी, जिससे उससे मोनू से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब इस खेल के बारे में सत्यनारायण को पता चला तो उन्होंने ऐतराज किया। उन्हें लगा कि बहू को समझाने से बात बन जाएगी, इसलिए उन्होंने यह बात अपने बेटे दिलीप को भी नहीं बताई थी। सत्यनारायण ने कई बार अपनी बहू को कहा कि मोनू को घर पे आने से मना कर दो, लेकिन रागिनी हर बार कुछ ना कुछ उल्टा जवाब उन्हें दे ही देती थी। बहू के ऐसे तेवर देखकर सत्यनारायण सख्ते में आ गए थे। अब उन्हें अपनी ही नहीं बेटी की भी चिंता होने लगी थी। दरअसल सत्यनारायण के कोई औलाद नहीं थी। वह लखनऊ के कमिश्नर ऑफिस में नौकरी करते थे। नाते रिश्तेदार चाहते थे कि वह किसी बच्चे को गोद ले ले, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्यनारायण सरकारी नौकरी करते हैं, उनके पास खूब पैसा है, जिन्हें वह गोद लेंगे वह मौज करेगा। इसलिए सत्यनारायण और उनकी पत्नी कलावती ने एक अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया था। सत्यनारायण ने दिलीप को अनाथालय से गोद लिया था, उसे खूब पढ़ाया लिखाया। दिलीप को वह काफी दिनों तक इस बात का पता नहीं था कि वह गोद लिया हुआ बच्चा है। वह अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था। कलावती बीमार रहने लगी तो उन्होंने दिलीप की शादी रागिनी से
कर दी थी। शादी के 3 साल बाद रागिनी को बेटा हुआ। सब बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी क्योंकि कलावती की मौत हो गई थी। बेटे बहू के लिए उन्होंने बढ़िया मकान पहले ही बनवा दिया था। पत्नी की मौत के बाद वह अकेले पड़ गए। बुढ़ापे में अब उन्हें बेटे और बहू का ही सहारा था। रागिनी के व्यवहार से घर में कलह शुरू हो गई थी। वह ससुर से खुलकर लड़ने लगी थी। इस बात को लेकर सत्यनारायण को बहुत तकलीफ थी। अपनी यह तकलीफ वह गाँव वालों से व्यक्त भी करने लगे थे। गाँव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने कहा बहू मेरी हत्या भी करा सकती है। गांव वालों को ऐसा लगा कि बुढ़ापे की वजह से वह ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। 25 सितंबर की सुबह गांव के बाहर खेत में सत्यनारायण की लाश पड़ी मिली। इस बात की सूचना उनके बेटे दिलीप और पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर दिलीप पिता की लाश से लिपटकर रोने लगा। वह बार बार यही कह रहा था कि रागिनी ने इन्हें मरवा दिया। घटना की सूचना पाकर थाना निगाहों के थाना प्रभारी चैंपियन लाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। सभी का कहना था कि बहू ने ही सत्यनारायण की हत्या कराई है। चैंपियन लाल नहीं चाहते थे कि कोई निर्दोष जेल जाए, इसलिए बिना सबूतों के वह रागिनी को जेल भेजने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि रागिनी खुद को निर्दोष कह रही थी। चैंपियन लाल ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो उन्हें लाश के पास से लाल रंग की चूड़ियों के टुकड़े मिले। चूड़ियों के टुकड़ों को देखकर उन्हें लगा कि इस हत्या में रागिनी का हाथ हो सकता है, इसलिए उन्होंने उन टुकड़ों को रागिनी के हाथ में पहनी चूड़ियों का मिलान कराया तो वे रागिनी की चूड़ियों से मिल गए। यही नहीं, चूड़ी टूटने से रागिनी के हाथ में खरोच के निशान भी पाए गए। इसके बाद उन्होंने रागिनी से पूछताछ शुरू की तो रागिनी ने ससुर की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर हत्या की पूरी कहानी सुना दी। 24 सितंबर को मोनू रागिनी से मिलने आया तो इसकी जानकारी सत्यनारायण को हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मुझे यह सब दिलीप को बताना ही पड़ेगा। इससे रागिनी डर गई क्योंकि अब उसका भेद पति को पता चल जाता। इसकी वजह से उसने ससुर को किसी भी तरह की बहस नहीं की, चुपचाप उनकी बात सुन ली। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब यह शिकायत का सिलसिला बंद होना चाहिए। उसने फोन करके यह बात मोनू को बता दी। उसी समय दोनों ने तय कर लिया था कि आज रात वे शिकायत का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। उस रात गांव में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। सत्यनारायण उसे देखने के लिए निकले, तभी रागिनी ने दिलीप से कहा कि वह सोच के लिए बाहर जा रही है। दिलीप भी अभी छुट्टियों के लिए घर पर आया हुआ था। घर से बाहर आकर रागिनी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद मोनू को फोन करके कहा कि बूढ़ा घर से निकल गया है। मोनू अपने साथी के साथ आ गया। मोनू और उसके साथी ने सत्यनारायण को पकड़ लिया। सत्यनारायण मजबूत कद काठी के थे, इसलिए वे दोनों उन्हें काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मोनू के गले में अंगूठा डालकर उसे गिरा दिया। जब रागिनी को लगा कि ये दोनों बूढ़े को काबू नहीं कर पाएंगे तो वह भी उनके साथ लग गई। तीनों ने मिलकर सत्यनारायण को गिरा दिया और उन्हें मार डाला। लाश को वही छोड़कर तीनों अपने अपने घर चले गए। रागिनी घर आई तो दिलीप ने पिता के बारे में पूछा। रागिनी ने कहा कि वह ऑर्केस्ट्रा देखने गए। काफी रात बीतने पर भी सत्यनारायण घर नहीं आए तो दिलीप वहां गया जहां ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। पिता वहां नहीं मिले तो देर रात तक वह उन्हें खोजता रहा। परेशान होकर वह घर आ गया। सुबह गाँव वालों से पता चला कि पिता की हत्या हो गई है तो उसकी समझ में आया कि रागिनी ने ही पिता को मरवाया है। 5 घंटे के अंदर ही थाना निगोहा के पुलिस ने जिस तरह से सबूतों के साथ हत्या का खुलासा किया, उससे लोगों में एक भरोसा जाग गया। रागिनी और मोनू को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। तो क्राइम चाहे कितनी भी सफाई से क्यों ना किया जाए, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, क्योंकि वो एक क्राइम है। दोस्तों, क्राइम से रिलेटेड ऐसी और कहानियां देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आए हुए घंटे को दबाएं, जिससे कि मेरी कहानियां आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मैं मिलूंगा आपको ऐसी और क्राइम कहानियों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।